हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन। मैं हूँ आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आइए, आप सभी का स्वागत है क्लास में। और आज का वीडियो ये क्यों बनाया है मैंने, ये आपको समझ आ ही गया होगा। आप सभी को पता है कि कल रात में यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो है रिज़ल्ट आया। कट ऑफ हम लोगों ने डिस्कस किया, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ आपने देखा। कई सब्जेक्ट में कट ऑफ ज़्यादा गया है पिछले जून 2024 की तुलना में, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ जो है वो आपका लो गया है, जैसे एजुकेशन में। बहुत सारे बच्चों का जेआरएफ क्लियर हुआ, कई बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो यूजीसी नेट वो कर चुके थे क्लियर पहले भी, और इस बार भी उनका यूजीसी नेट क्लियर ही हुआ और जेआरएफ नहीं पा पाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी ओनली तक रह गए और उनका जो है यूजीसी नेट का सपना या जेआरएफ का सपना पूरा वो नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। मैसेज आए, पढ़ा मैंने, और तुम मानोगे नहीं, मैं अपने उसी 2 साल के स्ट्रगल में चली गई। उसी टाइम पे मैं चली गई थी जब मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत सारे लोग तुम में से फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है डिसअपॉइंटेड होंगे, बहुत सारे लोग इवन अपनी एबिलिटीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे होंगे कि यार मैं कर भी सकती हूँ या नहीं क्लियर, या मेरे से होगा भी या नहीं, या मेरे बस की भी है या नहीं। और मैं आप सभी को जो अभी आप फील कर रहे हो ना, इसको मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। सिर्फ कहने की बात नहीं है, मेरा खुद का जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ ही नहीं था। मुझे 2 अटेम्प्ट लग गए थे, यानी समझो तीसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर हुआ था। और हमारे टाइम में जब मैंने क्लियर किया था तब तो एग्ज़ाम 1 साल में 1 बार हो रहा था, यानी मुझे 2 साल वेट करना पड़ा अपने जेआरएफ के सपने को पूरा करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आप सभी को समझ सकती हूँ। लेकिन जो आप लोग हार मानने के लिए तैयार हो, कह रहे हो कि मैम अब नहीं करना, छोड़ दो, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं कि यार नहीं करेंगे, इस बार क्लियर करेंगे, हम लोग जून में क्लियर करेंगे, उन सभी के लिए जो है आज की क्लास में मैं कुछ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिन्होंने हार नहीं मानी, परसिस्टेंटली मेहनत की और अपने मुकाम तक पहुंच गए। आज मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज में गिने जाते हैं वो। और साथ ही साथ तुम लोगों के साथ मैं स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगी छोटा सा, कि तुम्हें अभी 2-3 दिन में क्या करना चाहिए। सिर्फ 2-3 दिन की बात बताऊंगी कि किस तरह से जो है जेआरएफ यानी जून 2025 की तैयारी शुरू करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो है ना, इस पिक्चर को देखिए। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। जब भी मैं ये पिक्चर देखती हूँ ना, मुझे एक पता नहीं क्यों एक अलग सा ही एक जोश आ जाता है। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डायमंड है यहाँ पे, लग रहा है कि यार मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, अब यार छोड़ देते हैं, 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, नहीं क्लियर हो रहा है, अब हम छोड़ देते हैं। और पता चला जिस अटेम्प्ट में तुमने छोड़ा, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में वही अटेम्प्ट रहा हो, जैसे ही वो अटेम्प्ट किया जेआरएफ तुमको मिल गया। बार बार यही सोचो कि ये जो जेआरएफ है ना, ये तुम्हारा वेट कर रहा है। ठीक है, अब तुम लोग को कहानी मैं सुनाती हूँ जेके रोलिंग की। जानते होगे इस पर्सनालिटी को, समझिए इस पर्सनालिटी को जानते होगे, ये हैरी पॉटर की ऑथर है। इनकी कहानी अगर नहीं सुनी तो शॉर्ट में बताती हूँ। जेके रोलिंग का स्ट्रगल सुनिएगा। बहुत गरीब थी ये, सिंगल मदर, एक छोटी सी बच्ची थी और कोई जॉब नहीं था। सोचो लंदन जैसे शहर में या जो यूरोप कंट्रीज़ है वहाँ पे बिल्कुल कोई पैसा नहीं होना, पॉवर्टी में जीना भी एक तरह से श्राप ही है। और राइटर तो थी ये बहुत अच्छी, इतनी गरीब थी कि इनके पास कंप्यूटर या टाइपराइटर भी नहीं था अपनी कहानी लिखने के लिए। ये कैफ़े में जाती थी जहाँ बहुत शोरगुल होता था, और बाजू में छोटी सी उनकी बेटी रहती थी, उसको भी पालती थी, और कहानी अपनी लिख रही थी। वो न्यूज़पेपर के टुकड़ों में कहानी लिख रही थी। 12 पब्लिशर्स को इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट भेजे, उनके पास टाइप करने के लिए कुछ भी नहीं था। सोचो 12 पब्लिशर को भेजे गए, कैसे भेजा होगा उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट, और 12 पब्लिशर से रिजेक्ट हो गया था उनका। फिर भी हार नहीं माना, फिर भी हार नहीं माना।
और मानोगे नहीं कि उन्हीं पब्लिशर में से एक लंदन पब्लिशर थे जिन्होंने उन्होंने सेकंड चांस दिया। क्यों दिया सेकंड चांस? क्योंकि उनकी जो 8 साल की बेटी थी उसको वो स्क्रिप्ट पसंद आ गया था और पब्लिश की, और आज तुम हैरी पॉटर जो है इतना मतलब सभी लोग जानते हैं। सबसे फेवरेट, मेरे पर्सनल फेवरेट रह चुके हैं वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी कहानी भी सुनो। ये गए थे एयरफोर्स में एग्जाम देने के लिए, सिर्फ 8 वैकेंसी थी और ये 9वें रैंक में आए थे। इनका सपना था एयरफोर्स में पायलट बनने का। जैसे तुम सपना पाल के बैठे हो कि मैम जेआरएफ क्लियर करना है, ठीक है। अब ये कहानी से मैं कुछ रिलेट करूंगी, ध्यान से सुनना। एयरफोर्स का जो पायलट का एग्जाम था उसमें इनका 9th रैंक आया था, यानी समझो 1 रैंक से बस वो पीछे रह गए थे। अगर कोई और होता ना तो हिम्मत हार जाता, यार सिर्फ 1 रैंक से मैं पीछे रह गया। जैसे कुछ नंबर, एक क्वेश्चन से लोगों का जेआरएफ रह गया है। हिम्मत नहीं हारी इन्होंने, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया और आज मिसाइल मैन के नाम से जानते हो तुम इनको। मेरे कहने का मतलब, मैं रिलेट इससे कर रही हूं कि जिन बच्चों का, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों का बार बार अटेम्प्ट देने के बाद यूजीसी नेट निकल रहा है, खासकर उनके लिए जरूरी नहीं है कि जेआरएफ ले लोगे तो ही सक्सेसफुल होगे तुम। ध्यान से सुनना इस बात को, जरूरी नहीं है कि जेआरएफ क्लियर होगा तो ही मैं सक्सेसफुल माना जाऊंगा। यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है तुमने, अच्छा से कॉलेज ढूंढो, अच्छी सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, पीएचडी करना चालू कर दो। यू नेवर नो कि एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में तुम एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहे हो आज से 4-5 साल बाद। कोई तुमसे पूछेगा नहीं उस समय कि तुम्हारा जेआरएफ क्लियर हुआ था क्या। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने हिम्मत को तोड़ना नहीं है। यूजीसी नेट बार बार अटेम्प्ट करने से भी जेआरएफ क्लियर अगर नहीं हो रहा और यूजीसी नेट क्लियर हो चुका है तो बेटा अपने कदम आगे बढ़ाओ, अपने कदम आगे बढ़ाओ। और क्या करना है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है, बीएचयू का, जेएनयू का, डीयू का, या अपने ही तुम्हारे स्टेट की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, पीएचडी के लिए अप्लाई करिए। टाइम वेस्ट मत करिए। 6-6 महीना जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिना कुछ किए जेआरएफ दे रहे हो, अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हो तुम अभी करियर के उस मुकाम पे हो कि जल्दी से जल्दी पीएचडी करके डॉक्टरेट की डिग्री ले लो, ताकि जब परमानेंट वैकेंसी आए तुम एप्लीकेबल रहो और अप्लाई कर दो। और कौन जाने 5 साल बाद तुम डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट मैम हो चुका है, यूजीसी नेट क्लियर किया था। जेआरएफ सिर्फ इसलिए क्लियर किया जाता है ताकि आपको फेलोशिप मिलते रहे ड्यूरिंग योर पीएचडी, दैट्स इट। इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी। अरे एयरफोर्स में नहीं हुआ ना पायलट में, उन्होंने देखा कि मैं जिसमें अच्छा हूं वहां जाता हूं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूंगा। बैठे नहीं रह गए वो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने, निकाला और मिसाइल मैन। ठीक है, तो कौन जाने तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अब उन बच्चों के लिए जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, पीएचडी ओनली तक रह गए, देखो पीएचडी ओनली तक अगर आप रह जाते हैं तो मेरा सजेशन तुम लोगों को यह है कि एग्जाम वापस से देना ही देना है। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, या तो यूजीसी नेट निकालो या फिर जेआरएफ निकालना है। ठीक है, अब पीएचडी ओनली वाले सवाल ये पूछेंगे कि मैम हम कैसे कम बैक करें, हमने दिन रात मेहनत की, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। मैम बहुत मेहनत की और मैं मानती हूं कि तुम लोगों ने मेहनत की है, पर वही वाली बात है कि मेहनत सही डायरेक्शन में की या नहीं की। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, एक पिछले सेशन में मैंने तुम्हें कहा था कि अपने लर्निंग गैप को तुमको पहचानना है। ये लर्निंग गैप क्या है इसको मैं समझाऊंगी और यही तुम लोग अब करोगे क्लास स्टार्ट होने से पहले। सबसे पहले देखो, करना बहुत ज्यादा वो लगता है कि यार मैम करने का मन नहीं है, टीडीएस टास्क है, वापस से कौन रिस्पॉन्स शीट देखेगा। लेकिन बेटा अगर इससे पीछे रहोगे तो फिर जेआरएफ को भी भूल जाओ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने रिस्पॉन्स शीट को वापस से देखोगे तुम और वहां पे आइडेंटिफाई करोगे कि अगर मान लो, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तुमने टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी थी। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सबसे पहले बच्चा पढ़ता है, एंड्रोगॉजी क्या है, पेडागॉजी क्या है, ये सबसे पहले पढ़ता है। अब इसी टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है और तुम उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए, इसका मतलब यह है कि अभी भी उस कंसेप्ट की क्लैरिटी तुमको नहीं है। तुमने सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है कि भैया रू आ से कॉग्निटिव डोमेन का ये, आई एम पैन, बस ऐसे करके रट लिया है तुमने।
तुमने अभी भी उसका एप्लीकेशन लेवल नहीं जाना है। या एग्जाम्पल में टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ लिया मगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है, इसका मतलब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग का एप्लीकेशन लेवल तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो। तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, उतनी अंडरस्टैंडिंग भी कम है जेआरएफ निकालने के लिए। तो अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी अभी करोगे, उस कंसेप्ट को नोट डाउन करते जाओगे किस कंसेप्ट में गलत हुआ है। इंडियन लॉजिक में मैम गलत हुआ है, इनफॉर्मल फैलेसी में मैम गलत हुआ है, मैम डेटा इंटरप्रिटेशन और एमआर तो मैंने छोड़ ही दिया था। तो बेटा अगर एमआर और डीआई छोड़ दोगे, 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे, 20 मार्क को लूज कर लिया तुम लोगों ने, तो कैसे सपना देख रहे हो कि जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी चीज, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लैरिटी, जो पढ़ी हुई कंसेप्ट है उससे अगर गलत हुआ है तो उस कंसेप्ट को नोट डाउन करो, पहली चीज। दूसरा सवाल कि क्या तुमने अपना सिलेबस पूरा कवर किया, बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। क्या मैंने कुछ यूनिट्स छोड़ दिए थे? अगर वो यूनिट्स छोड़ दिए उसको जॉट डाउन करो और उस यूनिट को अब कवर अप करो जून के एग्जाम के लिए। समझ में आ गया? तो दूसरा क्या था कि भाई हमने जो है मैम कुछ यूनिट्स छोड़ दिए थे, तो इस यूनिट्स को इस बार कवर करो क्योंकि अगली बार जब उस यूनिट से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा बन जाना चाहिए। तीसरी चीज, अगर तुमने भाई कंसेप्ट क्लैरिटी भी है, कई लोगों का कंसेप्ट क्लैरिटी भी था, कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोई भी यूनिट नहीं छोड़ा, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन से रह गया, तो ये देखो कि क्या तुमने कोई सिली मिस्टेक किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिली मिस्टेक टाइम मैनेजमेंट के कारण गड़बड़ हो गया, यानी उस 3 घंटे का प्रेशर तुम झेल नहीं पाए, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया, जल्दी जल्दी में तुमने क्वेश्चन पर टिक मारा और गलत टिक हो गया और तुमको लगा कि मैंने सही टिक किया पर वो गलत टिक हो गया था। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मॉक टेस्ट में कमी रह गई थी, क्योंकि मैम हमने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट दिया था, हमको लगा कि हमने तो दे दिया मॉक टेस्ट, हमने तो जो है कर दिया भैया जो करना था, मॉक टेस्ट देने के लिए कहा गया था, मैंने तो एक दे दिया। ऐसे नहीं चलेगा बच्चे। मॉक टेस्ट मैंने आपको बोला है कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट होने चाहिए, और मॉक टेस्ट माने 3 घंटा घर में बैठकर वो सिचुएशन क्रिएट करो कि तुम एग्जाम दे रहे हो। अरे अगर तुमने पहले नहीं किया है तो अभी भी शुरू कर दो, अभी भी टाइम है। जिनका सिलेबस कवर हो गया है वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, 3-3 घंटे का मॉक टेस्ट दे, क्योंकि हो सकता है आपके सिर्फ सिली मिस्टेक के कारण ये चीज हुआ है। अब मैं तुमको रिलेट करती हूं अपनी स्टोरी से, ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले और अच्छे से तुमको समझ में आए कि करना क्या है। 2021 में मेरा पक्का था कि जेआरएफ हो ही जाएगा, भाई कोई रोक ही नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी तरफ से मुझे लगा कि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। जो तुम लोगों में से 99% को यही लग रहा था, तभी 99% नहीं क्वालिफाई कर पाए। जब मैंने पेपर देखा तो मैंने देखा कि सिली मिस्टेक के कारण मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन गलत हो गए। 2 क्वेश्चन जानते हो कितना होता है? 2 क्वेश्चन से लोगों का जेआरएफ रह जाता है। सिली मिस्टेक, क्योंकि टाइम प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट नहीं था ना, मॉक टेस्ट सिर्फ एक दिया था, लगा था कि हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के कारण मेरे आरसी के 2 क्वेश्चन गलत, डीआई के 2 क्वेश्चन गलत, मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने भी नहीं किया था तो गलत, कुछ नहीं कर पाई मैं करके। टाइम कहाँ है? जब तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो तुम क्या करोगे? वो न गलत हो गया। लॉजिकल रीजनिंग का 1 क्वेश्चन गलत। इस तरह से मैंने देखा कि मेरे से भैया ये सब चीज तो मैंने छोड़ ही दिए। अगर तुम्हारे 20 क्वेश्चन पेपर 1 में तुम्हारे गलत हुए हैं तो कहां से तुम्हारा जेआरएफ होने वाला है? क्या सोचा तुमने? मुझे तो लगा कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी की है। क्यों फील हो रहा था? क्योंकि मेरा पेपर 2 एजुकेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गया था, तो मुझे लगा कि यार जेआरएफ तो मेरे हाथ में है। पेपर 1 लाइटली ले लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, 2022 के एग्जाम आते आते तक मैंने हमेशा बोला है मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई और आरसी, ये 3 चीज को मैंने इग्नोर नहीं किया। देखो ह्यूमैनिटीज वाले हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले, सिंस मैं तो इंजीनियर हूं तो मेरा थोड़ा मैथ्स अच्छा था। सोचा मैंने कि जब मैथ्स अच्छा है तो क्यों नहीं मैंने इसको कंप्लीट किया, तो मैंने अपना कंप्लीट करना चालू कर दिया। रोज मैं एमआर का एक टॉपिक उठाती थी, जैसे प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस को पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया। कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा निकाल लो। एक छोटा टॉपिक लो ना, एकदम से पूरा लेकर क्यों बैठना है? डीआई का एक क्वेश्चन उठाया टेबल वाला, एक दिन बैठे संडे को, टेबल वाला डीआई उठाया, टेबल वाला डीआई समझ में आ गया तो 3-4 टेबल मिसिंग नंबर वाले सॉल्व कर लिए। एक संडे उठाया रेशियो वाला, समझ लिया उसको अच्छे से, तो 3-4 क्वेश्चन रेशियो वाले पे सॉल्व कर लिया।
ये तरीका होता है सॉल्व करने का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने हर रोज किया है। मुझसे पूछो, मैं भाई मतलब झूठ क्यों बोलूंगी, इतना प्रैक्टिस कर लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि जब 2022 में मेरे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, पेपर 2 में 2 और पेपर 1 में 1, यानी 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने सिर्फ क्वेश्चन देखा, एक बार पैराग्राफ देखा, मुझे समझ में आ गया आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा रीडिंग स्किल हो गया मेरा कि पढ़कर समझ में आ गया मुझे। इसी को तो कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो अब आप लोग यही करने वाले हैं और जाग जाइए, कोई भी दुखी नहीं होगा। जितना रोना था रो लिया, कल की रात निकल गई, आज का पूरा दिन निकल गया, हो गया खत्म। हार नहीं मानना है, बाउंस बैक करो, क्योंकि कहते हैं ना, सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, बट इट इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू गेट बैक अप। सो आर यू ऑल रेडी टू राइज अगेन? अगर मेरे साथ उठना चाहते हो, मेरे साथ यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बस मंडे से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। मंडे से हम लोगों ने स्टार्ट कर देना है तैयारी। तुम लोग को टाइम टेबल पता ही है मेरा। मंडे से जुड़ जाओ मेरे साथ। 11 बजे आओगे पेपर 1 के लिए, 11 बजे पेपर 1 है, और एजुकेशन वाले स्टूडेंट आएंगे 1 बजे, मंडे टू फ्राइडे। और अब बिगिनर सीरीज का भी जो है वीडियो मैं रिकॉर्ड करके देना स्टार्ट कर दूंगी। बेसिक कंसेप्ट के वीडियोस देखो, उस बेसिक कंसेप्ट को कि क्या मुझे ये आता था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जब मैंने पढ़ाया है तो क्या मुझे ये सब आता था, ये क्वेश्चंस मैंने जो गलत किए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को लेकर, क्यों गलत हुए, सिली मिस्टेक थे वो, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लैरिटी क्लियर करो अपना और बाउंस बैक करो। जून मतलब जेआरएफ, जैसा तुम लोग खुद कह रहे हो कि मैम जून मतलब जेआरएफ, तो जून में हमें जेआरएफ लाना है, जून 2025 में जेआरएफ लाना है। और जिन लोगों का यूजीसी नेट क्लियर हो रहा है उन सभी को बोल रही हूं, निराश नहीं होना। जेआरएफ सिर्फ फेलोशिप के लिए होता है। यू आर गेटिंग द फेलोशिप फॉर द पीएचडी। एपीआई स्कोर में माना मैंने, एक स्कोर ज्यादा होता है, पर यार तुम अगर इतना नॉलेज लेकर इंटरव्यू दोगे तो वो एक स्कोर कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। तुम्हारे पास इतना अथाह नॉलेज हो गया है कि अब तुम उस नॉलेज को समेटो, इंटरव्यू दो जाकर और पीएचडी के लिए अप्लाई करो। पीएचडी अप्लाई करते करते भी तुम्हारी बहुत नॉलेज बढ़ जाएगा। एंड यू नेवर नो, आई टोल्ड यू कि मेहनत तो होती ही है, साथ में थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है बेटा। तो अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ो, अटेम्प्ट देते रहो, तुम अटेम्प्ट देते रहो। क्या पता कौन सा लक तुम्हारा काम आ जाए और जेआरएफ क्लियर कर लो तुम, लेकिन खाली बैठकर नहीं, पीएचडी में एनरोल करके, ठीक है। तो ये है आज का जो है, तुम लोगों को मैं एक थोड़ा सा मुझे लगा कि एक मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में मुझे सारे के सारे लिख के देंगे कि यस मैम वी आर रेडी टू क्रैक जेआरएफ, और सिर्फ रेडी ही नहीं, तुम्हारा जेआरएफ हो चुका है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाओ, समझो कि तुम्हारा जेआरएफ हो चुका है। हर रोज यही सोचो दैट यू आर जेआरएफ होल्डर, यू आर जेआरएफ होल्डर। जेआरएफ तुम्हारे हाथ में है। मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हूं, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है। ये सब रोज सोचो, मैनिफेस्टेशन करोगे, ये चीज यूनिवर्स से पॉजिटिव चीजें तुम्हारे पास आएंगी। रोना चालू करोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे, खत्म। तो अभी 2-3 दिन क्या करना है, सबसे पहले तो क्लासेस ज्वाइन करनी है सभी को 11 बजे और 1 बजे। साथ ही साथ मेडिटेशन को प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ इंस्पिरेशनल वीडियोस देखो, इंस्पिरेशनल गाने सुनो। मैंने अपने टाइम में आरंभ का एक गाना था, तुम्हें पता है आरंभ है प्रचंड वाला गाना, वो मैं हमेशा सुनती थी। पता नहीं उस गाने को सुनकर मुझे जोश आता था। कुछ मेरे मैं खुद महादेव जी की भक्त हूँ, माता रानी की भक्त हूँ, तो उनके भी कुछ ऐसे गाने हैं जो उनके भजन है, गाने नहीं बोलूँगी, भजन है जो मैं सुनती थी अपने मन की शांति के लिए। तो वो तुम भी कर सकते हो, तुमको जिससे शांति मिलती है वो ज़रूर सुनो। अभी 2-3 दिन ये ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको सिर्फ फिजिकली ही तैयार नहीं होना, मेंटली सबसे पहले तैयार होना। और एक बात याद रखना बच्चों, लास्ट ये बात करके मैं ख़त्म करूँगी कि बेटा यूजीसी नेट में जो सिलेक्शन होता है ना, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेलिजेंस अलोन। इंटेलिजेंस के ऊपर, सिर्फ इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। इट इज ऑल अबाउट परसिस्टेंस, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी इन योर हार्ड वर्क, दैट्स इट, कुछ नहीं है। और ये मेरा आजमाया फॉर्मूला है, जेआरएफ मेरे हाथ में था, बस इसी फॉर्मूला को मैंने अपनाया था, परसिस्टेंस। बस वही तुम्हें भी करना है,
ठीक है, तो इसी के साथ जो है क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। डोंट वरी, मिलते हैं कल 11 बजे। पेपर 1 की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जून 2025 एग्जाम का प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।